हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। देखिए दोस्त, अगले वीडियो में हुआ क्या, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से आपका एक वीडियो जो है ना वो थोड़ा छोटा बना है और उसमें केवल हमने इतनी ही चर्चा कर पाए कि जो आपकी स्थायी समिति होती है और अस्थायी समिति होती है, इतनी ही चर्चा कर पाए उस पर, है ना। तो हम मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से नेट नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारी की सारी आपका वीडियो कैंसिल हो गया। तो उसे हमें दोबारा से बनाना पड़ रहा है ना। तो मेहनत हमारे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, आप दोबारा से पढ़ें, ठीक है। चलिए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे स्थायी समितियों के बारे में। स्थायी समितियों में हमें पहली समिति मिली थी लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति, ठीक, लोक लेखा समिति मिलती है और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। याद रखें दोस्त, लोक लेखा समिति जो होती है, इस समिति के कितने सदस्य होते हैं, कहाँ सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आपसे ये पूछा जाता है सबसे पहले कि लोक लेखा समिति जो है इसका गठन कहाँ किया गया। तो याद रखें, आपको लिखना है कि इस समिति का गठन, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, क्या अधिनियम, या कह सकते हैं चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम, अधिनियम के तहत, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? तो 1919 के तहत 1921 में इसका गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए किया गया कि लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया, तो 1921 में किया गया। किसके तहत किया गया? तो आपकी जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम होता है, इस अधिनियम के तहत ही इस समिति का गठन किया गया, लोक लेखा समिति का, ठीक है। यही से क्वेश्चन बन के तुरंत आता है कि भारत की सबसे प्राचीन समिति कौन सी है। तो याद रखना, आपको लिखना है कि भारत की सबसे पुरानी समिति, सबसे पुरानी समिति या फिर सबसे प्राचीन समिति, प्राचीन समिति कौन सी है? तो आपको लिखना है लोक लेखा समिति जो है ये सबसे प्राचीन समिति है। इसका गठन बहुत पहले किया गया था ब्रिटिश भारत में। ये ब्रिटिश की ही समिति है जिसे हमने उठा करके अपने संविधान में रख लिया और आज हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ गए होगा। तो ये लोक लेखा समिति आपकी हो जाती है। इतना पॉइंट आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया? हो गया। चले देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष कौन बनता है? ठीक, कौन बनाता है, कितने सदस्य होते हैं? ठीक, तो देखें, लोक लेखा समिति में अगर आपसे सदस्य की बात करता है, सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य आपको बताने हैं कि लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। तो ये क्या 22 सदस्य एक ही सदन से होते हैं? तो याद रखें, ये 22 सदन एक सदस्य से नहीं होते हैं, एक सदन से नहीं होते हैं, अलग अलग से होते हैं। किस किस सदन से होते हैं? तो आपका एक लोकसभा सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से अलग अलग सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सदस्य वही हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल हैं? भाई, जो सरकार ने मंत्रिपरिषद गठित की, क्या वही मंत्री इसमें भी शामिल होते हैं क्या, लोक लेखा समिति में? तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें उस प्रकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं चुने जाते, तो आपकी लोक लेखा समिति। याद रखें कि इसके सदस्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। इसके सदस्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य
शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी सरकार की मंत्रिपरिषद होती है, उन मंत्रिपरिषद में से ये सदस्य नहीं होंगे 22। ठीक है, ये कई और सांसदों को बुला करके यहां रखा जाता है। लेकिन अब बात आ जाती है अध्यक्ष की, कि इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो याद रखें, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष के बारे में आपको क्या लिखना है, आपको बताना है कि इस समिति का अध्यक्ष, ठीक है, क्या लिखना है, इस समिति का अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का नहीं होता है। क्या होगा, सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष का नहीं होता है, नहीं होता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी या लोकसभा में होगी, उसके व्यक्ति यहां पर अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो फिर कौन बनेगा, तो यहां पर विपक्षी दल का सदस्य अध्यक्ष बनता है। क्या, विपक्षी दल का सदस्य अध्यक्ष पद पर नियुक्त होता है। तो इस व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कौन करता है भाई, विपक्षी दल का पार्टी का यहां अध्यक्ष बना, तो इसे नियुक्त कौन करेगा, ये बात पूछी जाती है। तो कौन करेगा, यहां पर जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, वो इसे क्या करता है, गठित करता, मतलब इसे नियुक्त करने का काम कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। ठीक, बात समझ में आई। तो इतना पॉइंट नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें। ठीक है, हो गया होगा। देखें, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या, देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आपसे पूछा जाता है इस समिति का गठन कौन करता है। तो याद रखें, आपको लिखना है कि इस समिति का गठन, इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए इस समिति का गठन किसने किया, लोकसभा अध्यक्ष ने किया। अगर इससे पूछा जाए कि इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, या कार्यकाल बोले या गठित करने का समय बोले कि कितने समय के लिए गठित की जाती है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कहने का मतलब यह है कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, अर्थात ये 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। इसके बाद इसे पुनः दोबारा, मतलब जब दूसरी साल लगेगी, इसे दोबारा से गठित किया जाएगा। ठीक है, और फिर वही कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई और पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और लोकसभा अध्यक्ष उस व्यक्ति के अध्यक्ष को नियुक्त करेगा इस पार्टी के। ठीक है ना, इतना समझ में आया। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे कहता है कि जो आपका कैग होता है, कैग मतलब CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, तो किस समिति इसके विचार पर निर्भर करती है, मतलब इसके जो इसने रिपोर्ट दी है उस पर कौन सी समिति जो है वो विचार करती है। तो याद रखना, लोक लेखा समिति ही है। लोग, आप याद रखें, CAG की रिपोर्ट पर, CAG की रिपोर्ट पर यह समिति विचार करती है। ठीक, विचार विमर्श करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन व्यक्ति है, मतलब जो लोक लेखा, मतलब किसकी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करती है, तो कैग की। कैग का मतलब क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा लेखक परीक्षक। और इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आपको बताना है 148 में। ठीक है, कैग का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 148 में है, और ये अपनी भी एक रिपोर्ट जारी करता है, और ये रिपोर्ट अपनी किसके समक्ष जारी करता है, लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति भी इस पर क्या करती है, लोक लेखा समझे इसका अर्थ क्या है, लोक और लेखा मतलब लोक का, पूरे भारत के लोक का
लेखा जोखा तैयार करने का काम कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। तो ये किस प्रकार का मतलब लेखा तैयार करती है? तो याद रखें, जो सरकार की आय व्यय की निगरानी होती है, मतलब सरकार ने आय कितनी की है और व्यय कितना किया है, मतलब खर्च कितना किया है सरकार ने, इस पर वो क्या करती है? एक नियंत्रण करती है, लेखा जोखा करने का तैयार करती है कि कितना इसने पैसा खर्च किया। हालांकि यही काम आपके कैग का होता है। कैग का नाम देखें, नियंत्रक, मतलब नियंत्रण रखता है सरकार पर। महालेखा, ये और भी बड़ा महालेखा, मतलब लेखा तैयार करता है किसका? सरकार का। कैसा? तो आय और व्यय के लेखा जोखा ये तैयार करता है और ये अपना लेखा जोखा लेकर के आता है इस समिति के पास। फिर इस समिति इस पर अध्ययन करती है। जब ये समिति अध्ययन कर लेती है तो ये समिति लेखा जोखा राष्ट्रपति के समक्ष ले जाती है। तो जब राष्ट्रपति के समक्ष ले जाता है तो राष्ट्रपति इस समिति का लेकर के जाता है कहां? संसद के समक्ष। तो उस संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति को कौन प्रस्तुत करता है, कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है और संसद में प्रस्तुत करता है। लेकिन आपको जो पॉइंट रखना है, आप वो केवल इतना रखना है कि लोक लेखा समिति मतलब ऐसी कौन सी समिति है जिस पर कैग का भी नियंत्रण होता है या कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है वो समिति? तो लोक लेखा समिति। इस समिति का कार्य क्या होता है? तो सरकार की आय और व्यय पर निगरानी रखना इस समिति का कार्य होता है। ठीक है। इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। क्या इस समिति में मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं? नहीं। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद से नहीं होते, कहीं अन्य से आते हैं। समझ में आई बात? और इस पार्टी का मतलब इस समिति का अध्यक्ष जो होगा वो सत्ता पक्ष का नहीं होगा, विपक्ष के व्यक्ति को ही क्या करता है? यहां पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। गठित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ में बात? भारत की सबसे पुरानी समिति किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। ठीक, तो समझ में आ गई होगी ये बातें, तो नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा नोट? चले देखें भाई, अब अगली समिति मिलती है हमको। अगली कौन सी समिति है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगली कौन सी समिति है, तो अगली समिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति मिलती है आपको। इस समिति का कार्य क्या होता है, सदस्य कितने होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कैसा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी गठन कब किया गया। ठीक, किसने किया था, किसकी सिफारिश पर किया गया, यह बात। तो ये स्वतंत्रता के बाद बनने वाली पहली समिति थी। तो इसका गठन जो है 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। इसका गठन किया गया। ठीक, कब किया गया? तो 1950 में। अब याद रखें, आपसे पूछा कि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं। सदस्यों को सबसे ज्यादा गौर देना आपको कि सदस्य कितने हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस समिति में जो सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्य इसके कितने होते हैं? तो सदस्य जो होते हैं वो 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो ये सदस्य कौन सदस्य होते हैं, किस सदन के सदस्य होते हैं? आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि प्राक्कलन समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। जैसे अभी हमने आपको लोक लेखा समिति में बताया कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं अब इस समिति की, प्राक्कलन समिति की। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।
तो ये 30 सदस्य कहां से होते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहां के होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। और ये सभी सदस्य कहां होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। याद रखना है ये पॉइंट। तो 30 सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। मतलब इस सदन में कह सकते हैं, इस जो आपकी समिति है, इस समिति में केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य पूछें तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण पर, या कह सकते हैं जो बजट होता है, बजट पर गहन अध्ययन करना होता है। गहन अध्ययन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। किसका, आपकी प्राक्कलन समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो आपका एक वर्ष के लिए बजट बनाया गया है, उस बजट पर अध्ययन करना इस समिति का कार्य होता है। इस समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं, तो सारे के सारे सदस्य 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी समिति है जिसके सारे के सारे सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। तो किस समय कैसे, कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति है। और याद रखें, इस समिति का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछा जाता है, प्रचलन में है, आपको याद होगा। आपसे पूछा जाएगा, इतना नोट करें, फिर इसके बाद में बताते हैं। हो गया ना, चलें। अब आपको ये याद करना है, आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो आप लोगों ने बताया लोक लेखा समिति। लेकिन अब आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। ठीक, नोट करके लिखें कि भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन है, तो आपको क्या लिखना, प्राक्कलन समिति भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। ठीक है, याद रखें, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस समिति का कार्य क्या होता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना, बजट को तैयार मतलब गहन अध्ययन करना। इसका गठन कौन करता है, गठन की बात करें तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका गठन। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल जो होता है वो आपका 1 वर्ष का होता है। हमने पहले भी बताया, अगर नहीं भी लिखाते तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्थायी समिति का गठन 1 वर्ष के लिए करता है, और वो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अब अगला पॉइंट आपको क्या रखना है, आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है वो कहाँ का सदस्य है, कैसा सदस्य होता है। तो ये प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अब हम, तो अध्यक्ष की बात करें तो ये सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति को, सत्ता पक्ष के व्यक्ति को ही अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष चुना जाता है और चुनने का काम कौन करता है, तो याद रखें लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है इस समिति को चुनने का काम। ठीक है, याद रखें इस पॉइंट, मतलब इस समिति में केवल आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। किस सदन के होते हैं, तो 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। बस 3 पॉइंट आपको नोट करके याद रखना, और ऐसा भी कि कब इस समिति का गठन किया गया, किसकी सिफारिश पर किया गया, ये भी आपको याद करना। ठीक है, तो नोट करें, फिर आगे के बाद 1-2 और समितियां बताते हैं, नोट करें। हो गया होगा नोट, चले देखिए। अब एक और समिति मिलती है जो कि प्रमुख समिति है इसकी स्थायी समितियों में। ठीक, हमने आपको बताया था कि 3 प्रमुख समितियां हैं, और बाकी आपको केवल याद रखना है कि कौन कौन सी समिति है, बस। देखिए जरा,
अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लोक उपक्रम समिति के बारे में देखें। लोक उपक्रम समिति, ठीक, देखिए जरा लोक उपक्रम समिति के बारे में देखें। लोक उपक्रम समिति जो होती है, इस समिति का गठन कब किया गया, तो याद रखें इस समिति का गठन 1964 में किया गया। कब किया गया, 1964 में। किसकी सिफारिश पर किया गया, तो याद रखना कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी सिफारिश पर किया गया, कब किया गया, ये आपको याद करना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये समिति जो होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखें इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य। कहां कहां से होते हैं, तो आपके लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लेकिन याद रखें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, ये इस प्रकार से चुने जाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस समिति का कार्य क्या होता है ना। तो याद रखें दोस्त, इस समिति का जो कार्य होता है, कह सकते हैं जो लोक उपक्रम, मतलब जो लोक मतलब भारत के उपक्रम हैं उनकी जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है। कहने का मतलब कि जो आपकी कंपनियां वगैरह होती हैं, कंपनियां या कह सकते हैं कि सरकारी कंपनियों के उपक्रमों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है। मतलब ये जो सरकारी कंपनियां हैं वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रही हैं, अगर वो कोई गलत प्रोडक्ट बना रही तो उस पर प्रतिबंध लगाती है, और अगर सही प्रोडक्ट बना रही तो उसे जांच करना होता है कुल मिलाकर के कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। जैसे कि आपका एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया, ठीक, या कह सकते हैं कि आपकी LIC हो गया। ये जो कंपनियां होती हैं इनकी इसे जांच करना, इनके उपक्रमों की जांच करना है, क्या ये सही विधिवत रूप से काम कर रही हैं, ये जो भी प्रोडक्ट या कुछ भी यूज कर रही हैं क्या ये सही बना रही हैं कि नहीं, इस पर इसका गहन अध्ययन करना होता है। सबसे मतलब इसके जो पॉइंट होंगे वो आपको याद रखना कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता पक्ष का ही होगा। किसका होगा, सत्ता पक्ष का होता है अध्यक्ष। नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है, इसके अध्यक्ष की। इस समिति का कार्यकाल कितने का होता है, तो इस समिति का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि ये जो है ना वो कैसी समिति है, तो ये एक स्थायी समिति है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इतना याद रखो, फिर इसके बाद में आपको एक एक कह सकते हैं समितियों के नाम लिखा देंगे, कौन कौन सी समिति है, किसके कितने कितने सदस्य होते हैं, बस इसके बाद में और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो केवल इन्हीं तीनों समितियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये तीनों समितियाँ नोट करें, फिर इसके बाद बताते हैं। चले, हो गया होगा नोट। देखिए एक समिति और मिलती है, SC/ST समिति। SC/ST समिति मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समिति मिलती है। आपसे इतना याद रखना है इसके कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य आपको याद रखने हैं कि कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य होते हैं इसके 30। कहाँ कहाँ से होते हैं, तो 20 लोकसभा से होते हैं, 20 लोकसभा से मिलेंगे, और आपके 10 राज्यसभा से मिलेंगे। कहाँ से, 10 राज्यसभा से, ठीक है। बात समझ में आ गई हो।
तो ये काम क्या करती है, तो जो SC ST होती हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके सही तरीके से सरकार इनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं कर रही, या जो इन्हें आरक्षण दिया जा रहा क्या विधिवत रूप से दिया जा रहा, इसी को लेकर के इस समिति को गठन किया जाता है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, हालांकि अब जो समितियां लिखा रहे हैं केवल आपको याद रखने हैं कि किस समिति में कितने सदस्य होते हैं, बस इन्हीं पॉइंटों पे याद रखना है आपको। देखें, एक एक पॉइंट देखें। पहले मिलेगा आपको नियम समिति। नियम समिति, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 15। आपसे कहता है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, 5। ठीक। और अगर आपसे कहा जाए कि एक विधेयक समिति होती है, विधेयक समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तब भी आपको बताने कितने, 15 सदस्य। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा एक सलाह समिति। सलाह समिति, तो आपको कितने लिखने हैं, 15। फिर आपको मिलेगा एक याचिका समिति। याचिका समिति, इसमें भी कितने सदस्य मिलेंगे, 15। ठीक। कुछ समिति और मिलती हैं जिनके बारे में हम अलग अलग फैक्चुअल पॉइंट पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि आज से कहने का मतलब लगभग में आपकी लोकसभा खत्म हो जाती है। हमने एक एक पॉइंट को लेकर के चले कि लोकसभा में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सदस्य बनता है, कैसे सदस्य बनता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, किस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं, ये सारी बातें की हमने, है ना। मतलब एक एक पॉइंट को लेकर के चलते चले गए और एक एक बारीकियों तक हमने पढ़ा। आप किसी भी चैनल पे कहीं पर भी आप पढ़ के देखिए, अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जाता है तो फिर आप बताइए कि आप देखें, अगर आप हमारी केवल इसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो हमारी पहली क्लास है, शुरुआत की क्लास को अटेंड करें, मतलब आप पहली क्लास से लेकर के आज तक की क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक, बात समझ में आ रही। और कुछ स्टूडेंटों का कहना ये था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, हम एक एक पॉइंट आपको बोर्ड पे लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर नोट्स कैसे बनाएं, या हम आपके सामने कोई सारी की सारी चीज़ें बोल रहे हूं। तब तो आप बोल सकते हो कि सर आप बोलते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। समझ रहे बात को। हम एक एक पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट है, छोटा भी पॉइंट है, हम बोर्ड पे लिखते हैं उसकी सारी पंक्तियां, उस लाइन को पूरा लिखते हैं जिससे कि आप उस कॉपी को नोट कर सकें। और कुछ बच्चों का कहना था कि सर PDF दीजिए। बेटा देखो, अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। समझ रहे बात को। तो आप PDF के चक्कर में ना रहें। आपको इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक करके, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके आसानी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें बोर्ड पर ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, आप विधिवत रूप से आप नोट्स बनाएं। आप ये ना समझें कि भैया सर पूरी क्लास पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, UPSI लेवल का कराएंगे। बस आपको वीडियो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी भी जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है। समझ रहे, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंटों के पास पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी प्रॉफिट होने वाला है और हमको तो होने ही वाला है, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे। और वो हमसे ये है कि अगर उन बच्चों का हमसे अगर सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस होता है कि यार देखो हमने पढ़ाया और उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया।
तो फिर अच्छा लगता है। और हम यही चाहते हैं, हम इसी उद्देश्य से आपको पढ़ाने के लिए आए कि जो अन्य कोचिंग संस्थान है वो आपसे 1000 1200 केवल आपको 1 घंटे का ले रहे हैं, और मैं तुझे मतलब हम तुम्हें फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं। जो आप किसी का भी पेड बैच लेना तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप हम लोगों की जो विधिवत रूप से क्लास सुबह 8 बजे तक हर हाल में वीडियो पड़ जाती है, तो आप लोग 7-8 बजे क्लास ले सकते हैं। और तो हम लोग अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।